स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने मृदा संसाधन को कंप्लीट किया था। आज अपन तीसरे संसाधन की ओर चलते हैं जिसका नाम है आपके जल संसाधन। जल संसाधन अपन ने जब पहले संसाधन के अंदर भूमि संसाधन किया था तब अपन ने बात की थी भूपृष्ठ के 30% भाग पर तो अपने क्या है भूमि है, और शेष भाग पर शेष कितना हो गया 70%। तो भूपृष्ठ के 70% भाग पर क्या पाया जाता है जल पाया जाता है। अब मैं इसको कह सकता हूं कि भूपृष्ठ के, जरूरी नहीं आपके 70% लिखा हुआ है, 2/3 भाग पर क्या पाया जाता है 2/3 भाग पर जल पाया जाता है। अब जल की इतनी अत्यधिक मात्रा होने के कारण अपने इस पृथ्वी ग्रह को अपन क्या कहते हैं नीला ग्रह या जल ग्रह। तो जल ग्रह किसे कहते हैं अपनी पृथ्वी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर या 70% भाग पर क्या पाया जाता है जल पाया जाता है। अब ये जो हो गया जल ग्रह, यहाँ पर कितने प्रकार, यह अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर कितने प्रकार का जल पाया जाता है 2 प्रकार का जल पाया जाता है। कौन कौन सा, एक तो होता है लवणीय जल और दूसरा होता है अलवणीय जल। जो अपने लवणीय जल है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और ये समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो अथाह है बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अलवणीय जल है जिसका उपभोग या उपयोग अपन करते हैं वो बहुत कम है। जो लवणीय जल है आपके 97.3% भाग पर है, और जो अपने अलवणीय जल है वो आपके 2.7% भाग में है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना जल संसाधन। तो नंबर 3 आप हेडिंग डालिए जल। सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं भूपृष्ठ के 3/4 भाग अथवा 70% भाग पर जल है, अतः पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, जल ग्रह और नीला ग्रह। ये आपको पूछा जा सकता है जल ग्रह किसे कहते हैं और नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो अपनी पृथ्वी को अपने जल ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 70% भाग पर अथवा 3/4 भाग पर क्या है जल है। पृथ्वी पर जल 2 भागों में विभक्त है, यानी 2 भागों में बंटा हुआ है। कौन कौन सा है, नंबर 1 लवणीय जल और नंबर 2 है आपके अलवणीय जल। अब देखो, अब लवणीय जल और अलवणीय जल हो गई। अब सबसे पहले अपन पृथ्वी पर वापस बना लेते हैं। ये अपनी हो गई पृथ्वी, इसके 30% भाग पर क्या हो गया, ये हो गई अपनी भूमि, शेष इस पर क्या हो गया, ये हो गया जल। तो 70% भाग पर जल होने के बावजूद भी आज सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वो है आपके जल। अब देखो, जल तो आप कहोगे सर 70% है तो भी जल, अरे जल का मतलब हो गया आपने शुद्ध और पर्याप्त जल। अपने पास में जल तो है लेकिन शुद्ध जल और पर्याप्त जल, ये अपनी सबसे बड़ी समस्या। आगे समस्याओं को लिखेंगे जिसमें सबसे बड़ी समस्या रहेगी समूचे विश्व की, वो कौन सी है, शुद्ध और पर्याप्त जल। अब अपन यहां पर देखते हैं लवणीय जल और अलवणीय जल की मात्रा। अगर मैं इस 70% को 100% में बांट कर देखूं तो 70% का जो 97.3% भाग है, यहां लिख लेते हैं 70% का 97 यानी कुल जल का। यहां पर मात्रा किसकी बता रहे हैं, कुल जल की।
अगर मैं कुल जल की मात्रा की बात करूं तो 97.3% भाग तो लवणीय जल है और अलवणीय जल कितना हो गया 2.7%। 2.7%, ये हो गया 98 और 200। तो यहाँ पर लवणीय जल कितना है 97.3%, अलवणीय जल कितना है 2.7%। और ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पर, यहाँ सीधा लिख देते हैं पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपके पाया जाता है महासागरों में। तो ये महासागरों में या खारी झीलों के अंदर, जो झीलें हैं खारे पानी की, उनके अंदर पाया जाता है। कितना है 97.3%, जिसका उपयोग नहीं कर सकते, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल नमक, झीलों से जरूर नमक का निर्माण होता है, बाकी जल के रूप में, अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, जल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। अब अगर बात करते हैं अलवणीय जल कहां पर पाया जाता है, तालाब, नदी, झील, पोखर, इसके अलावा भूमिगत, और अगर बात करें तो आपके जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में। तो जो प्रयोग अपन लेते हैं, जिस जल का अपन प्रयोग लेते हैं, वो सारा जल क्या है भाई, वो तालाब, नदी, झील, पोखर, भूमिगत, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं अलवणीय जल 2.7% है, तो भी अपन कह सकते हैं बहुत ज्यादा है। लेकिन आगे एक और शब्द देखो ध्यान से, ये बर्फ के रूप में भी जमा हुआ है। कहां कहां पर जमा हुआ है, हिमालयों में, और कहां पर जमा हुआ है, ध्रुवों पर, जो अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जमा हुआ है। अगर इस 2.7% के भी मैं बात करूं अलग अलग, तो इस 2.7% का 70% जल कहां पर है, जिसका उपयोग अपन नहीं कर सकते, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में, या बर्फ के रूप में जमा हुआ है हिमालयों पर। तो अपन किसका उपयोग करते हैं, केवल 2.7% के भी 30% जल का। तो अगर मैं ये कहूं, जो ये भाग है आपके, जो कौन कौन से भाग हैं, तालाब, नदी, झील, पोखर, भूमिगत जल, जलवाष्प के रूप में जो वायुमंडल के अंदर है, ये केवल कितना प्रतिशत है, 2.7% का ही कितना, 30%। तो अगर मैं कुल जल की बात करूं, अगर अलवणीय और लवणीय जल को अगर मिलाकर बात करता हूं, तो अपने पास यूज लेने के लिए मात्र कितने प्रतिशत जल है, 1%। 2.7% का 30% कुल का कितना हो जाएगा, 1%। अगर आपको पूछ लिया जाए अलवणीय जल का कितने प्रतिशत यूज लेते हैं, अलवणीय जल है 2.7% का, कितना हो गया 30%, यानी केवल 1% पानी अपने पीने योग्य है। शेष 1.7% पानी का उपयोग अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो हिमनद के रूप में जमा हुआ है, हिमालयों के रूप में जमा हुआ है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। अगर कल को पिघल भी जाए, अगर कल को ये हिमालय पिघल भी जाए, तो भी क्या होगा, वो पानी किसके अंदर मिल जाएगा, और समुद्र में। इतने बड़े समुद्र में अगर 1.7% पानी मिल भी गया, तो वो पानी क्या हो जाएगा, खारा। ये तो उसी प्रकार होगी कि नमक के पानी में अपन शक्कर की एक बूंद डालना, तो उस शक्कर की बूंद का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, वो वापस वो शक्कर की बूंद भी क्या हो जाएगी, खारा हो जाएगी। तो इसका उपयोग अपन ले नहीं सकते। अपने पास में रहा केवल 30%, और वो भी किस में बंटा हुआ है, तालाब, नदी, झील, पोखर, भूमिगत जल के अंदर जलवाष्प के रूप में, इन सब में बंटा हुआ है। तो अपने को 1% पानी में ही अपनी पूरी जनसंख्या, यानी पूरी पृथ्वी को काम निकालना है। कितने प्रतिशत पानी में, 1% पानी में, और अपन इसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं। फिर अपन लिखते हैं कि पानी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है, क्योंकि अपने पास में 1% पानी है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगर मैं आपको कहूं, जो ये अलवणीय जल में जो ये 1% है, ये सबसे बहुमूल्य
पदार्थ है। ये सबसे क्या है, बहुमूल्य। तो बहुमूल्य पदार्थ क्या हो गया आपका, शुद्ध जल। शुद्ध जल क्या हो गया, क्योंकि ये कुल का 1% है, इससे तो 1% से पूरी जनसंख्या को गुजारा करना है। तो ये क्या हो गया, एक बहुमूल्य पदार्थ। तो शुद्ध जल क्या हो गया, बहुमूल्य पदार्थ। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। अब अपन ने देखा है कि यहाँ पर ये पानी इतना है और अपन इसको कह रहे हैं बहुमूल्य पदार्थ, लेकिन ये अपने तो कभी खत्म ही नहीं होता है। आप देख रहे हो नदी में लगातार पानी आता जाता है और लगातार अपन यूज ले रहे हैं, तो भी खत्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसकी मात्रा स्थिर है, इसको न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2 लाइनें भी अपन लिख लें कि शुद्ध जल बहुमूल्य पदार्थ है। शुद्ध जल क्या है, बहुमूल्य पदार्थ। पानी की मात्रा को न तो घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। तो जल को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी मात्रा हमेशा स्थिर रहती है, इसकी मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। अब इसकी मात्रा हमेशा स्थिर रहती है, तो जल समस्या क्यों है? जल समस्या नहीं है, अपने लिए शुद्ध जल समस्या है। और शुद्ध जल के साथ साथ इनके स्रोतों तक पहुंचना, ये हमारी समस्या है। तो अपने लिख दो समस्या, क्योंकि अगर अपन यहाँ समस्या नहीं लिखेंगे तो अपन हमेशा यही कहेंगे जल समस्या है। तो जल समस्या नहीं है, समस्या शुद्ध जल की प्राप्ति, ये समस्या है। दूसरी समस्या है जल स्रोतों तक सभी की पहुंच, ये अपनी समस्या है कि भाई शुद्ध जल की एक तो प्राप्ति नहीं होती है और जो जल स्रोत है उस तक सभी की पहुंच नहीं है। जहां नदी चल रही है वहां तक है, उस नदी से नहरें कम निकाली गई है। तो अगर सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो किसके माध्यम से, नहरों के माध्यम से, तो क्या होगा, ये सब तक पहुंच भी हो जाएगी और ये शुद्ध जल की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये तो हो गया उपाय, लेकिन बहुत कठिन है, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। उससे भाई सरकार का काम है वो तो, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, तो कुछ एक उपाय है इसके समस्या के समाधान या उपाय, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो सरकार का काम हो गया। लिख लेते हैं सरकार, यानी सरकार क्या कर सकती है, सभी नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ने का कार्य। तो क्या होगा, एक तो जहां पर जल नहीं है वहां जलापूर्ति हो जाएगी और जहां बाढ़ आती है वहां बाढ़ नहीं आएगी, समस्या खत्म। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है, बहुत लंबा बजट चलेगा, बहुत लंबा कार्य चलेगा। सरकार तो ये करेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, यानी जनता क्या करेगी, अपने अपने घरों में, ये लोग घरों में वर्षा के पानी का संग्रहण करना। कैसे, क्या करना है, वर्षा जल का संग्रहण कैसे करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि से। कैसे करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि से। कैसे किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि से, छत का जो जल है, ये अपने घर की हो गई छत, ये छत का जो जल है उसे पाइप के माध्यम से एक चेंबर में उतारा जाए,
ये एक हो गया चेंबर, और चेंबर से लगा हुआ ये हो गया अपना होद, ये हो गया अपना होद। अब क्या किया जाए, यहां पर ये हो गया अपने ये पाइपलाइन, इस प्रकार ये एक पाइप के माध्यम से यहां से जल यहां उतारा जाए। अब ये थोड़ा सा ऊपर क्यों बनाया गया है, यहां पर कचरा रहेगा वो यहीं जमा हो जाएगा, पानी ऊपर के स्तर पर आने के बाद में इस होद के अंदर चला जाएगा। ये विधि होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी यहाँ पर अपने को रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि नहीं समझनी है, अपने को तो ये देखना इसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि को थोड़ा सा समझ लेते हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि अपने जल, ये क्या हो गई छत, किसकी छत है, घर की छत। घरों की छत का जो जल है वर्षा के दिनों में पाइप के माध्यम से एक चेंबर में उतारा जाए और चेंबर को थोड़ा सा नीचे बनाया जाए घर के नीचे, और यहाँ पर थोड़े ऊपर पाइप लगा दिया जाए, जिससे केवल शुद्ध यह मिट्टी रह जाएगी और शुद्ध जल कहाँ चला जाएगा, अपने होद के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार जनता भी अपना संग्रहण कर सकती है। अगर एक 25 बाई 50 फुट का घर है और सामान्य 2 घंटे वर्षा होती है, ये एक अनुमान लगाया गया है, 25 बाई 50 के घर में 2 घंटे अगर वर्षा होती है तो लगभग होद में 8000 लीटर पानी आ जाता है। कितना, 25 बाई 50 फीट का घर है, ये लो सामान्य घर 25 बाई 50 फीट का हो गया, और 2 घंटे वर्षा होती है तो होद के अंदर 8000 लीटर पानी संग्रहित हो जाता है। साल में अपन इसी प्रकार अगर वर्षा के दिनों में पानी बचा लें तो पीने के पानी की समस्या नहीं आएगी, पीने के पानी की समस्या नहीं आएगी। केवल ये समस्या नहीं है पीने का पानी, शुद्ध पानी मिल जाएगा, पीने का शुद्ध पानी, कोई आरओ करने की जरूरत नहीं होगी। तो पीने का शुद्ध पानी कैसे मिल जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि से ये कर सकते हैं। साथ में एक उपाय, ये उपाय तो हो गया वर्षा पर आधारित हो गया, एक और उपाय है टपकते नल। इसको खत्म करके अगर कोई नल टपक रहा है वो साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर लगातार टपकता नल है, 1 साल के अंदर 1200 लीटर पानी खराब कर देता है। एक अगर घर के अंदर 10 टपकते नल हो गए तो इसका मतलब हो गया बारिश का सारा पानी चला जाएगा। तो अपने को टपकते नल को भी हटाना है, क्योंकि एक टपकता नल 1 साल में 1200 लीटर पानी को खर्च कर देता है, जिसका उपयोग कोई नहीं कर पाता। नहाने में भी अगर उपयोग हो रहा है तो मान सकते हैं उपयोग हो रहा है, लेकिन इस टपकते नल का जल उपयोग में नहीं आता। तो जनता इस प्रकार से अपने घरों पर जल वर्षा संग्रहण कर सकती है और इस प्रकार टपकते नल से पानी को भी बचा सकती है। इसके बाद में आती है अपनी नंबर 3 पर कृषि। इन दोनों को हटा देते हैं, नंबर 3 पर यहां लग देते हैं कृषि। ये तो आपको समझने के लिए ही थे। नंबर 3 पर आपके आ जाएगी कृषि। कृषि में क्या किया जाए, क्योंकि जल का एक बहुत बड़ा भाग कृषि के अंदर लगता है, तो कृषि में किस प्रकार की कृषि या किस विधि की कृषि की जाए कि अपने को कम से कम जल में भी अधिक से अधिक उत्पादकता मिले, क्योंकि कृषि करनी जरूरी है ना, भोजन के लिए कृषि तो जरूरी होगी। तो अगर अपन स्प्रिंकल का प्रयोग करते हैं, ये कहाँ की पद्धति है, इजराइल की पद्धति है, और अपन ने इजराइल से लिए स्प्रिंकल। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक पाइप रहेगा, पाइप पर एक स्टैंड रहेगा और यहाँ पर फव्वारा सिस्टम लगाया हुआ रहेगा। लगातार पानी इससे आएगा और फव्वारे के माध्यम से ये पानी बूंद बूंद में दूर तक छिड़काव होगा। लगातार नहीं चलेगा, कभी इधर छिड़काव होगा, कभी इधर छिड़काव होगा, फिर कभी इधर होगा, फिर कभी इधर होगा। इससे क्या होगा, भूमि की नमी भी बनी हुई रहेगी, पानी की मात्रा भी कम लगेगी। शुष्क प्रदेश ये कहाँ का है, ये जहां पर पानी की मात्रा है, लेकिन शुष्क प्रदेशों में ये पद्धति भी काम की नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, तो आप कीजिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, जिसे कहते हैं ड्रिप प्रणाली, या इसका एक और नाम क्या हो गया, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। क्या नाम हो गया, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। इसके माध्यम से क्या होगा, पाइप के अंदर ये रहा पाइप, छोटी सी यहाँ पर छिद्र
रखकर एक लगा दिया जाएगा बटन। अब क्या होगा, इससे बूंद बूंद पानी यहाँ गिरता रहेगा, भूमि की नमी बनी हुई रहेगी, उत्पादकता आ जाएगी। तो अपन ये इस प्रकार शुष्क प्रदेशों में कर सकते हैं ड्रिप प्रणाली से, और जहां पर थोड़ी बहुत पानी की मात्रा है वहां स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से भी कृषि कर सकते हैं। नंबर 4 पर अपन देखेंगे उद्योगों के अंदर। उद्योगों के अंदर क्या बनाए जाते हैं, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में वापस पानी स्टोर करके। अब ट्यूबवेल में पानी कैसे स्टोर किया जाए, देखो उद्योग के अंदर पानी की तो प्रचुर मात्रा लगेगी, और सभी उद्योगों के अंदर क्या है, ट्यूबवेल है। तो उद्योग जहां फैक्ट्री लगी हुई है वहां ट्यूबवेल तो है पानी की आपूर्ति के लिए, लेकिन उसमें अगर रिस्टोर कर दिया जाए पानी तो वहां पर ट्यूबवेल जो ये अपने हैं ट्यूबवेल, वहां पर लगातार पानी बना हुआ। देखो कैसे कर सकते हैं ट्यूबवेल के अंदर, जैसे अपने ये आपकी फैक्ट्री है। अब आप क्या कीजिए, इस फैक्ट्री के 3 साइड, यहाँ तीनों साइड क्या बना दीजिए, यहाँ खाई बना दो। ये जो अपन ने निर्माण कर दी किसकी, खाइयों की निर्माण, यहाँ से क्या बना दी, खाई। ये तो मेन फ्रंट गेट हो गया, चलो यहाँ पर उद्योग के लिए वाहनों का आना जाना लगा लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, खाई बना दीजिए। इस खाई के अंदर क्या होगा, बारिश के दिनों में पानी यहाँ जमा हो जाएगा। पानी जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे पानी का रिसाव भूमि में चला जाएगा और भौम जल स्तर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, भौम जल स्तर आपका बढ़ जाएगा। ये खाई के निर्माण से 5 फुट की खाई है, पानी इसके अंदर स्टोर है, धीरे धीरे पानी का रिसाव भौम जल स्तर बढ़ जाएगा और आपकी ट्यूबवेल के अंदर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। एक ये तो हो गया पहली खाई का निर्माण करके। दूसरी विधि में क्या है, आपके यहाँ पर ट्यूबवेल बनाई जाती है। ये आपके ट्यूबवेल का पाइप इस प्रकार भूमि के अंदर, ये आपकी भूमि हो गई और इसके अंदर ये ट्यूबवेल का पाइप डाल दिया जाता है और केवल यहीं से इतना ही चौड़ा पाइप डाला जाता है और इतनी ही चौड़ी खुदाई की जाती है। लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको इसकी खुदाई करनी है जितना पाइप है उसके 3 गुना खुदाई करनी है। पाइप के बाद में पाइप की जितनी जगह यहाँ रखनी है और पाइप की जितनी जगह यहाँ रखनी है, और इसके बीच में गोल पत्थर भरने हैं। इसके बीच में अपने को क्या भरने हैं, गोल पत्थर भरने हैं। और ये ट्यूबवेल ऐसी जगह कोशिश करनी है खुदाई करने की जहां पर अपनी इस भूमि का ढलान क्षेत्र हो, यानी सारा पानी इकट्ठा होता हो। अब क्या होगा, ये तो यहां से तो पानी बाहर आएगा, लेकिन बारिश के दिनों में ये ढाल का पानी इसके अंदर चला जाएगा, इधर से भी इसके अंदर चला जाएगा। अब ये पानी ये अपने गोल पत्थर होने के कारण इसके बीच में जगह रहेगी और पानी बड़ी त्वरित मात्रा में नीचे पहुंच जाएगा। इसके कारण धीरे धीरे अपने ट्यूबवेल के पानी मीठे होते जाएंगे, यानी बारिश का पानी मिल रहा है, शुद्ध जल मिल जाएगा अपना। तो समस्या जो है शुद्ध जल के प्राप्ति की ये खत्म हो जाएगी, आपको पानी भी मिल जाएगा और जल का रिस्टोर भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, भौम जल स्तर के अंदर वृद्धि हो जाएगी। बात आ गई होगी आपके समझ में। तो उद्योग में क्या है, ट्यूबवेल में वापस पानी स्टोर करके, यानी भौम जल स्तर को बढ़ा के, भौम जल स्तर को बढ़ाकर, बात आ गई होगी आपके समझ में। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है जल का। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। शुद्ध जल बहुमूल्य पदार्थ है। पानी की मात्रा न तो घटाई जा सकती है और न ही बढ़ाई जा सकती है, इसकी मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। तो अपनी समस्या क्या है, अपनी समस्या है शुद्ध जल की प्राप्ति और जल स्रोतों तक सभी की पहुंच। ये समस्या है, अपन पहुंच नहीं सकते, ये तो सरकार का काम है पहुंचाना, लेकिन अपन अपने घर में भी अपन जल स्रोत बना सकते हैं। सरकार उपाय क्या कर सकती है, सभी नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ने का कार्य कर सकती है, जिससे क्या होगा, बाढ़ वाले स्थान पर बाढ़ नहीं आएगी, सूखे वाले स्थान पर पानी पहुंच जाएगा। जनता क्या कर सकती है, सामान्य जनता करेगी अपने घरों में जल संग्रहण, किस विधि से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि से। कृषि कार्यों के अंदर स्प्रिंकल और ड्रिप प्रणाली के माध्यम से सिंचाई करके अपन पानी को बचा सकते हैं। उद्योग में ट्यूबवेल में पानी रिस्टोर करके, यानी भौम जल स्तर को बढ़ाकर, 2 विधियां मैंने बताई थी, इस प्रकार भौम जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर इन विधियों का उपयोग किया जाए तो अपने जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।